आप लोगों के लिए एन इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी इस टाइटल से मैं ये वीडियो लेके आपके समक्ष आया हूँ। मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी हूँ और आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरा लेक्चर, हालांकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ही है, परंतु पूरा लेक्चर ये हिंदी में ही आपको मैं समझाऊंगा ताकि चीजों को अच्छी तरह से आप समझ लो। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, और चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी सभी में है, उसके एप्लीकेशन सभी में है। और एक बात और, आगे कभी भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या रिटन एग्जाम में जाते हैं, या स्पेशली जो फार्मा कंपनियां हैं उनसे रिलेटेड R&D जॉब के लिए जाते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो बहुत अच्छी है, उसके एप्लीकेशंस आपको मालूम है, आप स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है ये किसी भी जॉब को, नौकरी को प्राप्त कर लेना। तो इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो की जो सीरीज है, ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और ये पहला वीडियो लेक्चर है मेरा जो केवल इंट्रोडक्शन पे है, और उसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे वो आगे, जो आगे का आपका सिलेबस होता है, उसको लेके आएंगे। तो एन इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज आपको मालूम होगा कि जो सूर्य की किरणें हैं, उसको जो अपन प्रिज्म से पास करते हैं, तो 7 रंगों में बिखर जाती है, जिसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और स्पेक्ट्रम शब्द का सबसे पहला उपयोग किया था सर आइजैक न्यूटन ने, लगभग 1800 के आसपास। और उसी से फिर ये स्पेक्ट्रम से स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पूरी एक शाखा के रूप में, एक ब्रांच के रूप में, या कहना चाहिए एक साइंस के रूप में पूरी आगे ये विकसित हुई है, और ये बड़ी सिग्निफिकेंट और एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है। अब आप सोचते होंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का इतना महत्व क्यों है, और हम करते क्या हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से, एक्चुअली वास्तव में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है ट्राई टू सी द समथिंग अनसीएबल। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसी चीज को देखना चाहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से जिसको देखना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, आप बॉन्ड को नहीं देख सकते, ग्रुप्स को नहीं देख सकते, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नहीं देख सकते, कार्बोनिल को नहीं देख सकते, एरोमेटिक बेंजीन रिंग को नहीं देख सकते, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नहीं देख सकते, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देख सकते, NH बॉन्ड को नहीं देख सकते। तो हम ये जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल हैं या बॉन्ड्स हैं, इनको देखना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से कोशिश करते हैं कि इनको हम देखा जा सके, इनको अनुभव किया जा सके। और उसके लिए जो प्रोब होती है, मतलब जो माध्यम होता है, वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का उपयोग करते हुए एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, और बॉन्ड्स के बारे में, या किसी भी केमिकल कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, उसको प्राप्त करने की कोशिश हम करते हैं। तो ये तो हो गया इसका सिग्निफिकेंस। अब डेफिनेशन, आपने बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, ESR इत्यादि इत्यादि, एक्सरे गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सो ऑन। परंतु एक सिंगल लाइन में सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इंटरेक्शन बिटवीन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटर होता है पदार्थ और रेडिएशंस, रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनके बीच जब भी इंटरेक्शन होता है, टक्कर होती है, तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ये ऐसी परिभाषा है, आप जहां चाहे वहां इसको लिख सकते हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और एकदम करेक्ट डेफिनेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहां कहीं भी टकराते हैं पदार्थ से, वो पदार्थ एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में जब कभी इंटरेक्शन होगा तो वो कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो पदार्थ मैटर और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपको मालूम है बहुत अच्छे से। उदाहरण के लिए जैसे रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं या विजिबल लाइट है, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं इत्यादि। ये सारे के सारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रो एक टर्म आई है और एक मैग्नेटिक। इसका मतलब ये होता है कि ये दो कंपोनेंट से बनते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उसी दिशा में बढ़ते हैं जिस दिशा में रेडिएशन बढ़ता है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात, ये बने कैसे होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कोई भी हो, ये छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, ऊर्जा कणों से मिलकर, जिनको फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी फोटॉन के पास, उतनी ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन होगा। जितनी कम एनर्जी होगी, उतनी कम एनर्जी वाला रेडिएशन होगा। तो जो फोटॉन की एनर्जी होती है या क्वांटा की एनर्जी, इसको क्वांटा भी कहा जाता है, जो उसकी एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएशन की एनर्जी भी होती है। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं ये। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी बराबर होता है एच न्यू, E इक्वल्स टू एच न्यू ऊपर लिखा हुआ है। E है एनर्जी, ऊर्जा के लिए, H आपको मालूम है प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है? न्यू है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी कम है अगर रेडिएशन की, तो एनर्जी भी कम होगी। इस इक्वेशन को अपन दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, देखिए, इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। सी है लाइट की वेलोसिटी और लेमडा है वेवलेंथ। इसका अर्थ ये हुआ कि जो E है एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है वेवलेंथ के। इसका मतलब हुआ कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की, उतनी ज्यादा उसकी ऊर्जा होगी। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, उतनी कम ऊर्जा होगी। जितनी कम वेवलेंथ होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी कम एनर्जी होगी। तो ये बेसिक रिलेशनशिप है जिससे अपन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ऊर्जा कम होगी अथवा ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है ये, तो ये देखिए सबसे बाईं तरफ सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक्स रेज। हालांकि एक्स रेज से ज्यादा एनर्जी होती है गामा रेज की, परंतु यहाँ एक्स रेज से दिखाया गया है इसमें। तो एक्स रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आप आइए अल्ट्रावायलेट रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनकी एनर्जी थोड़ा सा कम होती है और इसलिए उनकी वेवलेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। अल्ट्रावायलेट के बाद और कम एनर्जी वाला रेडिएशन होता है विजिबल, दृश्य प्रकाश, जिसको हम देख सकते हैं 400 से 800 नैनोमीटर लगभग। इसकी एनर्जी और कम होती है। उसके बाद आते हैं इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड में भी आप देखिए नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, तीन क्षेत्र होते हैं, रीजन्स होते हैं।
और इंफ्रारेड रेडिएशन से भी कम ऊर्जा वाला रेडिएशन होता है माइक्रोवेव, और 3 मिलीमीटर से 20 सेंटीमीटर। और उससे भी कम एनर्जी वाला, मतलब सबसे कम एनर्जी वाला अगर कोई रेडिएशन है, वो है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की ऊर्जा सबसे कम है, गामा रेस की सबसे ज्यादा है, या एक्स रेस की सबसे ज्यादा है। इसका अर्थ हुआ कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि एक्स रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा है या गामा रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो इसका अर्थ होता है कि वेवलेंथ उनकी कम है। तो वेवलेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये बेसिक चीज हो गई बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक बार अपन वर्गीकृत करें, क्लासिफिकेशन देखें। तो क्लासिफिकेशन में आप देखिए, एनर्जी रिस्पॉन्स ऑफ मैटर। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी भी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जब रेडिएशंस पड़ते हैं, तो वो मॉलिक्यूल क्या करता है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी में चला जाता है ना। तो ये कहलाता है एब्जॉर्शन। और जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो वो उतनी ही ऊर्जा को, एनर्जी को रिलीज करता है, उत्सर्जित करता है। वो कहलाता है एमिशन या ट्रांसमिशन। तो जब एब्जॉर्शन होता है, अपन एब्जॉर्शन को स्टडी करते हैं कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो वो कहलाती है एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर हम ये देखते हैं कि कितनी एनर्जी उत्सर्जित हुई है, निकली है, तो वो कहलाती है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे देखिए, आप इस स्लाइड में दो स्पेक्ट्रा बने हैं, एक ही कंपाउंड के हैं। और ऊपर का स्पेक्ट्रा जो है वो एब्जॉर्शन शो करता है, और नीचे का जो स्पेक्ट्रा है वो एमिशन शो कर रहा है। दोनों एक ही कंपाउंड के स्पेक्ट्रा हैं और दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, अपोजिट हैं या मिरर इमेजेस हैं। क्योंकि एब्जॉर्शन ज्यादा होगा तो एमिशन कम होगा, एब्जॉर्शन कम होगा तो एमिशन ज्यादा होगा। तो इसलिए इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। और एमिशन या ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई या एमिट हुई, उसको अपन स्टडी कर रहे हैं, तो वो कहलाती है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक और उदाहरण है, ऊपर देखिए, ऊपर एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रा दिया है और नीचे एमिशन स्पेक्ट्रा। सैंपल है वो सेम है बिल्कुल दोनों केस में, पर ऊपर वाले स्पेक्ट्रा में आप देखिए कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, वहां पे ब्लैक लाइनें आ गई हैं, काली लाइनें दिख रही हैं। और उसी फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन है, जब वो उत्सर्जित होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा में नीचे, तो आप देखिए कि पूरा बैकग्राउंड काला है, परंतु वो चमकदार लाइनें दिख रही हैं। तो स्पेक्ट्रा एब्जॉर्शन भी हो सकता है और स्पेक्ट्रा एमिशन भी हो सकता है। अब इसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन एब्जॉर्शन ऑफ रेडिएशन। इसका ये मतलब हुआ कि जब मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। पहले ग्राउंड स्टेट में रहता है, फिर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। अब जब उसके पास एनर्जी बहुत सारी आ जाती है, तो वो स्थिर नहीं बैठता, तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और वो जो एक्शन दर्शाता है, उस आधार पे भी अपन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्लासिफाई किया गया है। अब देखिए आप, मॉलिक्यूल यहाँ पे देखिए एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और जैसे ही उसको एनर्जी मिली, वो इधर उधर भागने लगा। तो ये कहलाता है मॉलिक्यूलर मोशन। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली है कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम से, रेडिएशन से, उसके फोटॉन से या उसके क्वांटा से। अब ये जो मोशन होते हैं, ये एक्चुअली तीन तरह के होते हैं। और ये तीन मोशन थ्री डायमेंशनल होते हैं। एक कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन, रेखीय मोशन। एक कहलाता है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। और एक कहलाता है वाइब्रेशनल मोशन या कंपन मोशन। तो अपन तीनों मोशंस को देखते हैं। ये देखिए, ये ट्रांसलेशनल मोशन है।
ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक लीनियरली जाता है। वहां से जाएगा, फिर उस वहां से दूसरे स्थान पे जाएगा, फिर दूसरे बिंदु से जाएगा, फिर कहीं और जाएगा। इस तरह से मॉलिक्यूल लीनियरली रेखीय रूप से घूमता रहता है, ये कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन। अब यहाँ पे देखिए आप, एक और तरह का मोशन होता है रोटेशनल। तो यहाँ पे पहले रोटेशनल मोशन हुआ ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ, परंतु अब देखिए आप, ओनली रोटेशनल मोशन लिखा हुआ है। तो मॉलिक्यूल घूम रहा है, जैसे पंखा घूमता है उसी तरह से मॉलिक्यूल भी रोटेट हो रहा है। साइकिल का पहिया जैसे रोटेट होता रहता है, तो मॉलिक्यूल भी वैसे ही घूमता रहता है। इसको कहा जाता है रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन देखा आपने, मतलब लीनियर मोशन, और ये हो गया रोटेशनल मोशन। अब तीसरा जो मोशन है वो कहलाता है वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है? वाइब्रेशनल मोशन में जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मतलब दो एटम है, जैसे ऑक्सीजन है, HCl है, H2 है, Cl2 है, Br2 है, O2 है इत्यादि। कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO। तो वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है कि जो दोनों एटम हैं वो वाइब्रेट करते हैं। जैसे स्प्रिंग का वाइब्रेशन होता है, उसी तरह से मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करता है। उसकी बॉन्ड फैल जाती है, फिर सिकुड़ जाती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है। इस तरह का जो मोशन है वो कहलाता है वाइब्रेशनल मोशन। तो कुल आपने देखा, तीन तरह के मोशन होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल को रेडिएशन के सामने रखने पर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉलिक्यूल फोटॉन से टकरा के फोटॉन से एनर्जी ले लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, और उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद या तो ट्रांसलेशनल मोशन दर्शाता है, या रोटेशनल मोशन दर्शाता है, या वाइब्रेशनल मोशन दर्शाता है। तो ये तीन प्रकार के जो ये मोशन होते हैं। वाइब्रेशनल मोशन में एक चीज और है, इसको बेंडिंग कहा जाता है। वाइब्रेशनल मोशन जो अभी आपको दिखाया था, उसमें आपने देखा था कि जैसे स्प्रिंग वाइब्रेट करती है, तो वैसे ही मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, तो उसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ती है या कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी। परंतु इस तरह का जो मोशन है, इसको कहते हैं बेंडिंग मोशन। इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल है, जो बंध कोण है, बॉन्ड एंगल, वो चेंज होता है और बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है। इसको भी वाइब्रेशनल मोशन के अंतर्गत ही माना जाता है। और इनके बारे में डिटेल अपन, जो अगला वीडियो होगा उसमें अपन बात करेंगे, जब अपन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आएंगे। तो कुल मिला के इसको अगर अपन सम अप करें, तो आप देखिए तीन तरह के मोशन है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, जो एटम है या मॉलिक्यूल है, अपनी स्थिति एक बिंदु से दूसरे बिंदु या एक स्थान से दूसरे स्थान में थ्री डायमेंशनली बदलता रहता है। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में मॉलिक्यूल रहता वही है, परंतु किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी अक्ष के सापेक्ष वो घूमता रहता है, घूर्णन करता रहता है थ्री डायमेंशनली। और वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो शेप है वो बदलता है, उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है, या उसका बॉन्ड एंगल चेंज होता रहता है। ये कहलाता है वाइब्रेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, इसमें क्या होता है, पूरे मॉलिक्यूल का मोशन होता है। और वाइब्रेशनल मोशन में मोशन विद इन द मॉलिक्यूल होता है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर होता है। अब इस आधार पे तीन तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अगर मॉलिक्यूल को आपने रेडिएशन के सामने रखा, कौन से रेडिएशन के सामने, माइक्रोवेव रेडिएशंस के सामने। आपको मालूम है कि माइक्रोवेव रेडिएशंस की एनर्जी सबसे कम होती है। तो उनके सामने अगर आपने इस मॉलिक्यूल को रखा, तो जैसे ही आप रखेंगे मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये मॉलिक्यूल क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है, तेजी से रोटेट होने लगता है। जैसे पंखा घूमता है वैसे ही, या जैसे बच्चे चक्री लिए रहते हैं तो उनकी चक्री घूमती रहती है, तो वैसे ही मॉलिक्यूल भी घूमता रहता है। और यहाँ बीच में देखिए एक लाइन है वर्टिकल, ये इस एक्सिस के या इस लाइन के सापेक्ष घूमता है, इसलिए इसको कहा जाता है रोटेशनल एक्सिस।
तो रोटेशन जब भी कभी होता है किसी न किसी एक्सिस के अक्ष के सापेक्ष होता है, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहा जाता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अपन यूज कर रहे हैं वो कौन से हैं? माइक्रोवेव। इसलिए इसका दूसरा नाम होता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो एक स्प्रिंग की तरह वाइब्रेट करता है। और स्प्रिंग को आप मान लीजिए कि जो बॉन्ड है और ये दोनों एटम है। तो जिस तरह से स्प्रिंग वाइब्रेट करती है उसी तरह से मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करेगा, और ये कहलाता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसमें चूंकि ज्यादा एनर्जी लगती है इसलिए इसको इंफ्रारेड रेडिएशन जब मॉलिक्यूल पे पड़ते हैं तभी ये संभव हो पाता है कि वाइब्रेशन हो, इसलिए इसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। तीसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसमें जो रेडिएशन लगते हैं वो और भी ज्यादा एनर्जी वाले होना चाहिए, मतलब अल्ट्रावायलेट या विजिबल या उससे भी ज्यादा एनर्जी वाले। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में रहता है और जैसे ही उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती हैं या विजिबल रेडिएशन पड़ते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी लेवल्स में, लोअर एनर्जी स्टेट्स में, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में ऊर्जा लेके आ जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में चला जाता है या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाता है। और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जब मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और हायर से लोअर में जब आता है तो एनर्जी को एमिट करता है, एनर्जी को वो उत्सर्जित करता है, फोटॉन बाहर निकलते हैं। अब जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं आपको स्पेक्ट्रम में, वो किस तरह से मिलती है, उसकी एक जनरल जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि, वो इस प्रकार होती है कि मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में ऊपर चला गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई चूंकि। अब हायर एनर्जी स्टेट से, मतलब जो एक्साइटेड स्टेट से वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो उतनी ही एनर्जी को वो उत्सर्जित करेगा जितनी एनर्जी लेके वो आया था। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आने पर जितनी एनर्जी उसने ली थी, पूरी की पूरी वो एनर्जी वो खो देता है, उत्सर्जित कर देता है। और ये जो एमिटेड रेडिएशन है, उत्सर्जित जो विकिरण है या रेडिएशन है या एनर्जी है, उसको जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से अपन गुजारते हैं, पास करते हैं, तो अपन को स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होती है या स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाइड, मतलब बहुत ही सरल पिक्चर है ये। एक आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि स्पेक्ट्रा किस तरह से मिलता है। तो जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में कोई भी एटम मॉलिक्यूल आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी जो रिलीज होती है उसको अपन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से गुजारते हैं, पास करते हैं, तो अपन को स्पेक्ट्रा मिलता है। अब एक क्लासिफिकेशन और होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। वो डिपेंड करता है कि आपका जो पदार्थ है वो एटॉमिक स्टेट में है, परमाणुवीय अवस्था में है या आणविक। अगर जो पदार्थ आपने लिया है वो एटॉमिक स्टेट में है, मतलब परमाणु के रूप में है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपने पढ़ा होगा, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पेशन सीरीज इत्यादि 11th-12th में। परंतु अगर जो पदार्थ है या मैटर है वो अणु के रूप में है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपको पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल में और हायर लेवल में आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। तो आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हम एक मॉलिक्यूल लेंगे और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सामने रखेंगे, तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, पर अभी जो अपन आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, तो उसमें पहला है रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा वाइब्रेशनल,
या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल रोटेशनल भी कहा जाता है इसको। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक या अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी होंगी जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आती हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनके जो दूसरे नाम हैं, चाहे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे आप तो भी सही है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे तो भी सही है, वाइब्रेशनल बोलिए या इंफ्रारेड बोलिए एक ही बात है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलिए या अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी एक ही चीज हुई। तो ये 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आगे अपन डिटेल में आपको जो वीडियो अपलोड करेंगे तब इसको आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पे होगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें कि आगे और कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, और आगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, एटम्स की भी है, मॉलिक्यूल्स की भी है, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा भी है इत्यादि। ये सारी चीजें फिर अपलोड की जाएंगी। तो ये आज का अपना जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो यहाँ पे समाप्त होता है।